तो हेलो दोस्तों, संदीप गुप्ता टेक्निकल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्लास 11 और 12 के लिए हिंदी काव्य के विकास पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर 10 वाले इस वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए 11 में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अति लघु प्रश्न उत्तरीय ये क्लास 11 और 12 के लिए हैं। 10 वाले इसे ज़रूर देखें क्योंकि उनको 11 में आना है, इसलिए। तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? पहला क्वेश्चन। और कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इसमें दो क्वेश्चन है, तो आपको इसका जवाब इस प्रकार से देना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसके बाद इसे पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो स्वर्ण काल कहा जाता है, कौन सा काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन आंसर है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन आंसर। रासो ग्रंथों में किन दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है? रासो ग्रंथों में किन दो भाषाओं का प्रयोग किया गया है? तो रासो ग्रंथों में डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ये काव्य खंड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपने गद्य खंड के अति लघु प्रश्न उत्तर नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से पेपर में 2 अंक का ये अति लघु आता है काव्य खंड का, और 2 अंक का गद्य खंड का अति लघु आता है। तो इसके 4 नंबर हो गए, और विकल्प आते हैं जो मैंने वीडियो बना दी है, तो आप वहाँ चैनल पे जाकर देख लीजिए। फिर आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन आंसर। वीर गाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी रचना का नाम। वीर गाथा काल के प्रमुख कवि और उनकी किसी एक रचना का नाम। तो आदिकाल वीर गाथा काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम अथवा पृथ्वी रासो काव्य की रचना किस काल में हुई और उनके रचयिता कौन है? इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो आपको उत्तर इस प्रकार से देना है कि आदिकाल 2 प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम निम्न हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो की है जो वीर गाथा के प्रमुख कवियों के नाम। तो चंद्रबरदाई और विद्यापति ये वीर गाथा काल के 2 प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, और विद्यापति की रचना विद्यापति पदावली है, आपको याद रखना है। इसके बाद आता है चौथा नंबर क्वेश्चन आंसर। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? उनका रचना काल कब से प्रारंभ माना जाता है? उनका रचना काल और उन्हें हिंदी का प्रथम कवि। ये आपको 2 क्वेश्चन है, इनको आपको आसानी से इस प्रकार से याद करना कि अधिकांश विद्वानों द्वारा हिंदी का प्रथम कवि सर हापा को माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि सर हापा को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद उनका रचना काल कब से प्रारंभ माना जाता है? जिनका रचना काल 769 ईस्वी से प्रारंभ हुआ माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं, और रचना काल कब से माना जाता है? तो 769 से प्रारंभ है। तो आपको इसी प्रकार से ये क्वेश्चन याद करना है। फिर आता है 5 नंबर क्वेश्चन आंसर। नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे? नाथ साहित्य के प्रणेता कौन थे? आदिकाल के नाथ साहित्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम। तो नाथ साहित्य के प्रणेता मत्स्येंद्र नाथ थे। नाथ साहित्य के 2 प्रमुख कवियों के नाम गोरखनाथ तथा जलंधर नाथ हैं। तो नाथ साहित्य के प्रणेता मत्स्येंद्र नाथ थे। और आदिकाल नाथ साहित्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम। तो आदिकाल के नाथ साहित्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम। तो आदिकाल के नाथ साहित्य के किन्हीं 2 कवियों का नाम। तो प्रमुख कवि इनके गोरखनाथ और जलंधर नाथ हैं, आपको इस प्रकार से याद रखना। फिर आता है 6वां नंबर क्वेश्चन आंसर। पृथ्वीराज रासो काव्य की रचना किस काल में हुई? पृथ्वीराज रासो काव्य की रचना किस काल में हुई? उसके रचयिता कौन है? या अथवा इस प्रकार से पूछेगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? उसके रचनाकार कौन है? तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना है कि
अधिकांश साहित्य मर्मज्ञ हिंदी का प्रथम महाकाव्य आदिकाल के पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, इस जिसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। तो इनके महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को मानते हैं और इसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। ये आपको इस प्रकार से दो अति लघु प्रश्न उत्तर याद रखने हैं। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ था। यह आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन 7वां नंबर याद रख लेना है। फिर आता है नरपति नाल तथा चंद्रबरदाई द्वारा रचित एक एक काव्य कृति का नाम लिखिए। नरपति नाल तथा चंद्रबरदाई द्वारा रचित एक एक काव्य कृति का नाम लिखिए। तो नरपति नाल द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? बीसल देव रासो तथा चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है। आपको इस प्रकार से याद रखना है कि नरपति नाल द्वारा रचित कृति बीसल देव रासो और तथा इसकी काव्य कृति चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो है। ये आपको याद रखना है। फिर आता है 9वां नंबर क्वेश्चन आंसर। जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप किन ग्रंथों में मिलता है? तो जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ में मिलता है। जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ में मिलता है। आपको ये याद रखना है कि जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप ग्रंथ रास ग्रंथ में मिलता है। फिर आता है 10वां नंबर क्वेश्चन आंसर। आदिकाल के सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आदिकाल के सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के दो प्रमुख कवियों के नाम इस प्रकार हैं। तो पहला सिद्ध साहित्य सरहपा और सबरपा। फिर इसके बाद आता है जैन साहित्य। जैन साहित्य के देवसेन, मुनि, जिन विजय। सिद्ध साहित्य के सरहपा और सबरपा हैं। जैन साहित्य के देवसेन, मुनि विजय हैं। इसके बाद आता है 11 नंबर क्वेश्चन आंसर। आदिकाल वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं लिखिए। आदिकाल वीर गाथा काल की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से हैं। तो हिंदी काव्य का आदिकाल वीर गाथा काल 769 से 1343 ईस्वी लगभग 1400 ईस्वी तक है माना जाता है तथा इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं निम्न हैं। तो वीर आदिकाल या वीर गाथा काल की विशेषताएं। 1 नंबर सिद्धों व नाथों की धार्मिक रचनाएं, जैन कवियों की धार्मिक साहित्यिक रचनाएं, वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाएं, रासो काव्य, लौकिक काव्य, विद्यापति आदि कवियों की रचनाएं। इस प्रकार से ये 4 रचनाएं हैं, आपको 4 विशेषताएं। सिद्धों एवं नाथों की धार्मिक रचनाएं, जैन कवियों की धार्मिक साहित्यिक रचनाएं, वीरता एवं श्रृंगार परक रचनाएं रासो काव्य है, लौकिक काव्य विद्यापति आदि कवियों की रचनाएं। इस प्रकार से आदिकाल या वीरगाथा काल की 4 विशेषताएं हैं। आपको इसी प्रकार से याद रख लेना है और लिख देना है जब पेपर में आए। फिर आता है भक्ति काल की एक विशेषताएं का उल्लेख। तो भक्ति काल की एक विशेषता उसका बाहडंबरों का विरोध करना था। उसका बाहडंबरों का विरोध करना था। भक्ति काल की विशेषता है निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम। तो निर्गुण धारा की 2 शाखाओं के नाम। तो उत्तर इस प्रकार से होगा निर्गुण भक्ति धारा के 2 कवियों के नाम और निर्गुण धारा की 2 शाखाओं के नाम। क्वेश्चन इस प्रकार से अथवा में पूछ सकता है आपसे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि निर्गुण भक्ति की 2 शाखाएं प्रचलित थीं, ज्ञान श्रेय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। तो ज्ञानाश्रय शाखा के इसके प्रतिनिधि कवि कबीर हैं और प्रेमाश्रय शाखा इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आपको इस प्रकार से लिख देना है 13 नंबर क्वेश्चन आंसर। फिर इसके बाद आता है 14 नंबर क्वेश्चन आंसर। भक्ति काल की प्रेमाश्रय शाखा के किसी एक महाकाव्य और उसके रचयिता का नाम। तो भक्ति काल के प्रेमाश्रय शाखा के किसी एक महाकाव्य और उसके रचयिता का नाम अथवा निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक रचना का नामोल्लेख।
सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि एवं उनकी किसी एक कृति का नाम बताइए। तो इस प्रकार से अथवा करके क्वेश्चन देगा, तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा से जुड़ी प्रेमाश्रयी शाखा अर्थात सूफी काव्य धारा का सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत है। ये आपको याद रखना है कि इसका जो सूफी काव्य धारा या जो सारे क्वेश्चन है इनका महाकाव्य पद्मावत है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जासी हैं। तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जासी हैं। इसी काव्य धारा के दूसरे काव्य प्रमुख कवि कुतुबन है, जिसकी रचना मृगावती है। तो इसी काव्य धारा के दूसरे प्रमुख कवि कुतुबन है, जिसकी रचना मृगावती है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है फिर 15 नंबर क्वेश्चन आंसर। भारतेंदु युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए। भारतेंदु युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए। तो भारतेंदु युग के दो अन्य प्रमुख कवियों में बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमा घन सर्वस्व तथा प्रताप नारायण मिश्र प्रताप रहली उल्लेखनीय है। तो भारतेंदु युग के दो अन्य प्रमुख कवियों में बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन सर्वस्व तथा प्रताप नारायण मिश्र प्रताप लहरी उल्लेख है। तो इनके नाम और एक एक रचना है। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन की रचना प्रेम घन सर्वस्व है तथा प्रताप नारायण मिश्र की रचना प्रताप लहरी है। आपको इसी प्रकार से इनकी रचना और इनका भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों का नाम याद कर लेना। फिर आता है 16 नंबर क्वेश्चन आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी की दो प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। मलिक मोहम्मद जायसी की दो प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। तो मलिक मोहम्मद जायसी की दो प्रमुख काव्य रचनाएं पद्मावत, आखिरी कलाम। मलिक मोहम्मद जायसी की दो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपने दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का किसी भी आप पेपर देने जाएं तो 2 नंबर का दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एक जरूर पूछता है। तो आपको वो सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेने हैं। फिर आता है 17 नंबर क्वेश्चन आंसर। मुहि का हंसे सिकी कोहरही कहने वाले कवि का नाम। मोहिका हंसेसी की कोहरही कहने वाले कवि का नाम। तो प्रस्तुत काव्य में पक्ति कहने वाले कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। ये पक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है 18 नंबर क्वेश्चन आंसर। निगुण भक्ति काव्य धारा के दो प्रसिद्ध कवियों एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के दो प्रसिद्ध कवियों एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख। निर्गुण भक्ति धारा के दो प्रसिद्ध कवियों उनकी रचनाएं निम्न हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के कबीरदास द्वारा रचित ग्रंथ बीजक हैं। प्रेमाश्रय शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत हैं। तो भक्ति काव्य धारा के दो प्रसिद्ध कवि ज्ञानाश्रय शाखा के कबीरदास जी हैं और प्रेमाश्रय शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनकी कबीरदास की रचना बीजक है और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है। आपको ये सारे याद रख लेना है कि ये ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं और ये प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं। ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा के दो प्रसिद्ध कवि हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर के आंसर याद कर लेने हैं। सगुण भक्ति धारा के दो प्रमुख कवियों के नाम। तो रामाश्रय शाखा तुलसीदास, रचनाकार रामचरितमानस है। कृष्णाश्रय शाखा सूरदास, इसकी रचना सूरसागर है। तो सगुण भक्ति धारा के दो प्रमुख कवि तुलसीदास, सूरदास है और इनकी एक एक रचना रामचरितमानस और सूरसागर है। तो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है और सूरदास की रचना सूरसागर है। इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लेने हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दो ग्रंथों के नाम लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दो ग्रंथों के नाम अथवा रामचरितमानस के रचयिता कौन है, यह किस काल की रचना है। तो आपको ये दो ग्रंथों के नाम आपको इस प्रकार से लिखना है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ये दो ग्रंथ हैं। और रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं। और यह किस काल की रचना है, तो यह भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। यह किस काल की रचना है, तो भक्ति काल की। और इनके कवि भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, आपको ये याद रखना है। और ये
विनय पत्रिका ब्रज भाषा में उल्लेखनीय है और रामचरितमानस अवधी भाषा में उल्लेखनीय है। आपको ये सारा याद कर लेना है और आपको जैसे मैं समझा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको समझ के याद करना है, तो सारे याद हो जाएंगे आपको और दिक्कत भी नहीं होगी। फिर आता है 21 नंबर क्वेश्चन आंसर। फिर आता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा के किन्हीं दो संप्रदायों के नाम। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के दो संप्रदाय निम्नलिखित हैं। वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। अष्टछाप के किन्हीं चार कवियों के नाम लिखिए। तो अथवा वल्लभाचार्य के किन्हीं चार शिष्यों के नाम लिखिए। तो अष्टछाप के किन्हीं चार कवियों के नाम अथवा वल्लभाचार्य के किन्हीं चार शिष्यों का नाम। तो उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख काव्यों में अष्टछाप के कवि ही शामिल थे। कृष्ण काव्य धारा में प्रमुख कवियों में अष्टछाप के कवि शामिल थे। अष्टछाप 8 कवियों या शिष्यों संतों का समूह है जिसे अष्टछाप नाम दिया गया है, जिसमें वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास एवं कृष्णदास तथा गोसाई विठलनाथ जी के 4 शिष्य ये जिसमें वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य हैं और ये गोसाई विठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं। स्वामी गोविंददास, चतुर्भुजदास तथा नंददास। शिष्य छीत स्वामी गोविंददास, चतुर्भुजदास, नंदनदास, ये आपको याद रखने हैं। अष्टछाप की स्थापना गोसाई विठलनाथ जी ने की थी। अष्टछाप की स्थापना गोसाई विठलनाथ जी ने की थी। ये जो आप इनके 4 शिष्य देख पा रहे हैं, छीत स्वामी, गोविंददास, चतुर्भुजदास तथा नंददास, ये शामिल हैं गोसाई विठलनाथ जी के। और जिसमें वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास एवं कृष्णदास, ये सारे आपको याद रख लेने, 4 शिष्य इनके। ये पेपर में एक जरूर क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। फिर आता है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं लिखिए। तो रीति निरूपण, प्रत्येक काव्य एक सुनिश्चित रीति के अनुसार रचा गया। और श्रृंगारिकता एवं अलंकारिकता, काव्य में ये दोनों पक्ष प्रधान थे। रीतिकाल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं आपको इस प्रकार से लिख लेनी है। अगर आपको ये ना है तो श्रृंगार रस की प्रधानता या आश्रय दाताओं का प्रमुखता, इस प्रकार से आपको दो ये लिख लेनी है। आप जो प्रकार से आप याद रख सकें। रीतिकाल की किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख, तो वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधान रचनाएं, अपने आश्रितों का अतिशयोक्ति वर्णन, मैंने बताया जैसे कि आश्रयदाताओं की प्रमुखता आपको इसी प्रकार से याद कर लेना है। फिर आता है 25 नंबर क्वेश्चन आंसर। रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना। तो बिहारी रीतिकाल के दो प्रमुख कवि इस प्रकार से हैं, बिहारी और केशव दास। तो बिहारी द्वारा रचित रचना बिहारी सतसई और केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया है, ये आपको याद रखना है। रीतिकाल के 4 रीतिमुख कवियों के नाम, तो घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, ये रीति के 4 रीतिकाल के 4 रीतिमुख कवियों के नाम हैं। घनानंद, ठाकुर, आलम, बोधा, ये 4 रीतिकाल के कवियों के रीतिमुख कवियों के नाम हैं। फिर आता है 27 नंबर क्वेश्चन आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन आंसर क्या कहता है, हिंदी के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, उसकी किसी एक महाकाव्यात्मक रचना का नाम लिखिए। अथवा इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछेगा, आचार्य केशवदास की किन्हीं दो रचनाओं के नाम। तो आप दोनों क्वेश्चन से आचार्य केशवदास हिंदी कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फिर आता है इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि हिंदी के रीतिकाल कवि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इस प्रकार से जैसे ये दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कि केशवदास की रचित, तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। इनकी महाकाव्यात्मक रचना रामचंद्रिका है। इनकी महाकाव्यात्मक रचना रामचंद्रिका है। इनकी अन्य दो प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया है, ये आपको याद रखना है। इनकी दो रचनाएं प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया है।
फिर आता है 28 नंबर क्वेश्चन आंसर, किस काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है? किस काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा गद्य काल की संज्ञा दी गई। किस काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा गद्य काल को संज्ञा दी गई है। तो किस काल को गद्य काल की संज्ञा दी गई है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा गद्य काल को संज्ञा दी गई है, आपको याद रखना है। फिर आता है इसके बाद, नवजागरण का नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पहला क्वेश्चन आंसर। फिर आता है दूसरे, उसके द्वारा संपादित दो पत्रिकाओं के नाम, ये दूसरा क्वेश्चन आंसर है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि नवजागरण का अग्रदूत आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। नवजागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन आंसर, उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं का नाम। उनके द्वारा संपादित दो पत्रिकाएं निम्न है, हरिश्चंद्र मैगनीज और कवि वचन सुधा। ये आपको अगर इसके आगे चलकर नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका होगा या आपको इस प्रकार से न लिखना हो तो आप मत लिख, लेकिन इनके द्वारा संपादित दो पत्रिकाओं के नाम हरिश्चंद्र मैगनीज और कवि वचन सुधा हैं, ये आपको दोनों याद रखने हैं। कविता वर्धनी सभा के संस्थापक तथा उसके प्रमुख पत्र का नाम लिखिए। कविता वर्धनी सभा के संस्थापक तथा उसके प्रमुख कवि का नाम, प्रमुख पत्र का नाम। तो उत्तर इस प्रकार से होगा कि कविता वर्धनी सभा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, लेकिन इसके सभा के मुख्य पत्र का नाम कवि वचन सुधा है। तो इसका दो क्वेश्चन आंसर है, ये आपको इस प्रकार से याद रखना है कि कवि वर्धना सभा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उसके मुख्य पत्र का नाम कवि वचन सुधा है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है 31 नंबर क्वेश्चन आंसर, द्विवेदी युग के दो महाकाव्यों के नाम अथवा द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवियों के नाम। फिर इस प्रकार से, अथवा आधुनिक काल के किन्हीं दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना। तो द्विवेदिक युग को आधुनिक काल कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है द्विवेदी युग के दो महाकाव्यों के नाम, साकेत प्रीपिरवास। दो वेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम साकेत और प्रीपिरवास हैं। इनके रचना मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इस प्रकार से आपको याद रखना है। इनके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी रचना साकेत और प्रीपिरवास है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है 32 नंबर क्वेश्चन आंसर, छायावाद के चार कवि और उनकी दो दो रचनाओं के नाम लिखिए। छायावाद के चार कवि और उनकी दो दो रचनाओं के नाम। तो इसके बाद अथवा में क्वेश्चन है, छायावाद के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए अथवा किन्हीं दो छायावादी रचनाकारों के नाम तथा उनकी एक एक रचना। महादेवी वर्मा किस काव्य धारा की कवयित्री हैं? जयशंकर प्रसाद की दो काव्य कृतियों के नाम का उल्लेख। तो आपको छायावाद के दो कवि इस प्रकार से पता चल जाएंगे, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। फिर आप इसका आंसर देखेंगे, इनकी कवियां और कृति सभी चीजें। जयशंकर प्रसाद, सुमिंदर नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी रचनाएं कमायनी आंसू जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्र नंदन पंत की पल्लव, ग्राम्य, चिदम्बरा, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल, गीतिका। फिर महादेवी वर्मा की दीपशिखा, सांध्य यामा, इस प्रकार से आप सारी रचनाएं इनकी याद कर सकते हैं। फिर आता है 33 नंबर क्वेश्चन आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से है, गुसाई दत्त को कवि के रूप में किस नाम से जाना जाता है? गुसाई दत्त को कवि के रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो सुमिंता नंदन पंत को नाम से जाना जाता है। गुसाई दत्त को सुमिंता नंदन पंत के नाम से जाना जाता है। फिर आता है 34 नंबर क्वेश्चन आंसर, प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना वर्ष और उसके प्रथम सभापति का नाम। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के समय हुई थी। इस
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इसके सभापति का नाम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे, ये आपको याद रखना है। फिर आता है तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक के संपादक कौन है, ये आपको इतना बड़ा आंसर देख के घबराना नहीं है, ये थोड़ा सही आंसर है, बस आपको क्वेश्चन इसमें उतारा गया है। अथवा लगा के तार सप्तक का संपादन प्रथम बार कब और किसने किया, अथवा तार सप्तक के कवि का नाम लिखिए। गजानन माधव मुक्तिबोध के सप्तक के संकलित हैं, तो इसका इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे हैं। तार सप्तक के संपादक ये हैं, उन्होंने सभी सप्तकों तार सप्तक दूसरा, तार सप्तक तीसरा, तार सप्तक एवं चौथा तार सप्तक का संपादक किया था। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ, जिसमें अज्ञेय के अतिरिक्त मुक्ति बोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा शामिल थे। तार सप्तक का परिचय है पूरा। तो तार सप्तक का प्रकाशन, तार सप्तक कवि ये संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे हैं। दूसरा तीसरा चौथा तार सप्तक हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे ने ही किया है संपादन इनका, और इसका प्रकाशन वर्ष 1943 है। ये आपको 3-4 क्वेश्चन आंसर है। फिर इन्होंने अज्ञे के अतिरिक्त इनमें कौन कौन शामिल था, तो मुक्तिबोध नेमीचंद्र जैन, मुक्तिबोध नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा तार सप्तक के संपादक में शामिल थे। फिर आता है 36 नंबर क्वेश्चन आंसर। प्रयोगवादी काव्य की 4 रचनाओं के रचयिता के नाम। प्रयोगवादी काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों की एक एक रचना का नाम लिखिए। गजानन माधव मुक्तिबोध की किसी एक काव्य कृति का नाम। अज्ञेय का पूरा नाम। उन्हें किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये सारे आपको अलग अलग क्वेश्चन आंसर हैं। प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार से होगा कि उनके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, इनका पूरा नाम है। कितनी नावों में कितनी बार, इनकी रचना है। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, इनकी रचना है। गिरजा कुमार माथुर की रचना धूप की धान है। और भवानी प्रसाद मिश्र की रचना गीत फरोश है। इस प्रकार से ये 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आपको एक एक प्रश्न लेना है और एक एक प्रश्न के उत्तर को आपको याद करना है, जिससे सारे क्वेश्चनों के आंसर याद हो जाएंगे, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। फिर आता है 37 नंबर क्वेश्चन आंसर। नई कविता पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। नई कविता पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष भी लिखिए। नई कविता पत्रिका के संपादक का नाम, इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष। तो नई कविता पत्रिका का आरंभ 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त तथा डॉक्टर स्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में हुआ था। यह कविता किसी भी प्रकार के वाद या विचार धारा में बंधकर नहीं चलती। इसका उत्तर ये होगा। फिर आता है 38 नंबर क्वेश्चन आंसर। चांद प्रभा और प्रताप पत्रिकाएं किस युग से संबंधित है तथा तत्कालीन संपादक कौन है। तो ये पत्रिकाएं द्विवेदी युग से संबंधित है तथा इनकी तत्कालीन संपादक थे निम्न थे। चांद के रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदयेश। प्रभा के बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएंगे। आपको इस प्रकार से 38 नंबर का क्वेश्चन आंसर याद कर लेना है। फिर आता है 39 नंबर क्वेश्चन आंसर। द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्य पत्रिका तथा उसके लोकप्रिय संपादक का नाम। तो द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका तथा उसके लोकप्रिय संपादक का नाम। तो द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका सरस्वती है तथा इसके लोकप्रिय संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, आपको ये याद रखना है। फिर आता है 40 नंबर क्वेश्चन आंसर। शुक्ल युग
को अन्य किन नामों से जाना जाता है? शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रसाद युग एवं प्रेमचंद युग नामों से जाना जाता है। तो शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रसाद युग एवं प्रेमचंद युग नामों से जाना जाता है। प्रेमचंद्र नहीं है, प्रेमचंद युग है, आपको ये याद रखना है क्योंकि कुछ बच्चे गलत कर देते हैं। छायावाद युग की 4 विशेषताएं बताइए। छायावाद युग की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अज्ञात व असीम के प्रति जिज्ञासा, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति, नारी प्रेम एवं उनकी मुक्ति का स्वर, प्रकृति का सदचित्रण। ये छायावाद की युग की 4 विशेषताएं, ये आपको याद कर लेनी है। आप सभी की विशेषताएं याद कर लेंगे, छायावाद की, रीतिकाल की, भक्तिकाल की, तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आप पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत फटा से लिख देंगे। तो इस प्रकार से 42 नंबर क्वेश्चन आंसर। हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? हालावाद के प्रवर्तक कौन थे? उनकी किसी एक प्रमुख कृति का उल्लेख कीजिए। तो हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। उनकी एक प्रमुख कृति मधुशाला, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 में है। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन है। उनकी एक प्रमुख कृति मधुशाला है, ये आपको याद रखना है, जिसका प्रकाशन 1935 है। ये आपको प्रकाशन नहीं याद करना, अगर याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। फिर आता है 43 नंबर क्वेश्चन आंसर। नकेनवाद के संस्थापक सदस्यों का नाम उल्लेख कीजिए। तो नकेनवाद के संस्थापक सदस्यों का नाम उल्लेख, नकेनवाद जिसे प्रपद्यवाद भी कहा जाता है, नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। इसके संस्थापक सदस्य नलिन बिलोचन शर्मा है, केसरी कुमार नरेश। इन रचनाकारों के नाम का प्रथम अक्षर लेकर इसे ही नकेनवाद कहा जाता है। नलिन बिलोचन शर्मा और केसरी कुमार व नरेश थे। इन रचनाकारों के नाम का प्रथम अक्षर लेकर इसे नकेनवाद कहा गया है, ये आपको याद रखना। फिर आता है 44 नंबर क्वेश्चन आंसर। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन है? भग्नदूत 1933 है। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति भग्नदूत 1933 है। फिर आता है 45 नंबर क्वेश्चन आंसर। ये आखिरी क्वेश्चन आंसर है, ये आपको याद रख लेना है। प्रगतिवादी काव्य के 4 विशेषताएं। प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं: सामाजिक यथार्थ का चित्रण, सांप्रदायिकता का विरोध, समाज में व्याप्त शोषणकारी शक्तियों का विरोध, व्यंग्य एवं आक्रमण काव्य शैली। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रगतिवादी कवि का, किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं: सामाजिक यथार्थ का चित्रण, सांप्रदायिकता का विरोध, समाज में व्याप्त शोषणकारी शक्तियों का विरोध, व्यंग्य एवं आक्रमण काव्य शैली। आपको प्रगतिवादी कवि विकल्पी प्रश्नोत्तर में मिल जाएगी, आपको याद कर लेना है और कमेंट करना है। फिर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप एक एक स्क्रीनशॉट सारे याद कर लीजिए। एक एक दिन में एक एक या दो दो स्क्रीनशॉट आप सारे याद कर लीजिए, जिससे आपको सारे स्क्रीनशॉट याद हो जाएंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। धन्यवाद।